मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स के पेपर थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था। माई सेल्फ डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। अभी तक के चैप्टर्स के अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक पॉस्टुलेट्स की बात करी कि मूलतः जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स क्या हैं। मैक्सवेल के इस पॉस्टुलेट के बेस पे हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस किया था और वहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेस पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के एक्सप्रेशन निकाले थे। खास बात है कि इन जो फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स हैं इनके हिसाब से वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मीन्स ओनली एंड ओनली टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है, टेम्परेचर बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली स्पीड बढ़ेगी, आरएमएस स्पीड बढ़ेगी। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था कि भाई एनर्जी का क्या है। मीन्स जो हमारे गैस पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। जब वेलोसिटी डिफरेंट है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने बेसिकली माना है कि इनके अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं है। मीन्स कोई इंट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी तो शून्य है। लेकिन क्योंकि ये गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। तो इनकी गतिज ऊर्जा के लिए हमने एक ऊर्जा बंटन फलन पिछली कक्षा में निकाला था और हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि अगर ई एनर्जी पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन होगा 2/π⁴ 1/kB e⁻½ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e/kT। यानी हमारे पास E के साथ जो डिपेंडेंसी प्रोबेबिलिटी के वो कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो इस बंटन फलन के जो रिजल्ट्स आए उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इनके आधार पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक क्लियर कट रिजल्ट आता है E = 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीरो एनर्जी वाले पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जीरो संभव नहीं है। सारे के सारे पार्टिकल मूव करेंगे। थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं कि इनकी स्पीड 0 to ∞ वेरी करती है, बट हमने पिछले एक्सप्रेशंस में भी देखा कि एक रेंज में सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ जहाँ बहुत लोअर स्पीड के भी मॉलिक्यूल्स कम है और बहुत हाई स्पीड के भी कम है। तो ये साथ में एक एक्सप्रेशन आता है कि एनर्जी 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, अर्थात शून्य ऊर्जा का कोई कण या कोई पार्टिकल या कोई गैस कण नहीं। दूसरी बात आती है कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हम दो लिमिट लेते हैं। यदि अल्प ऊर्जा वाले अणुओं की बात करें, यानी जहां E का मान k/T से बहुत कम है, हम एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं, हम ऐसे अणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं जिनके लिए हम बात करते हैं तो E is much less than kT है, तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो गया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो गया तो उस अवस्था में जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी e⁻²। यानी लो एनर्जी सेगमेंट में बात करें तो लो एनर्जी सेगमेंट में e⁻² के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं लोअर एनर्जी सेगमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी और एनर्जी का जो कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो e⁻² के प्रोपोर्शनल है। हमारे एग्जाम में कई बार आ सकता है कि लो एनर्जी लिमिट में जो एनर्जी प्रोबेबिलिटी है या ऊर्जा बंटन फलन है वो किसके समानुपाती है, तो वो e⁻² के समानुपाती है और वो इस तरह से वेरी है। आगे बात करें हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं। यदि E का मान बहुत ज़्यादा हो, यानी E मच ग्रेटर देन kT हो, तो देखिए ये फैक्टर डोमिनेटिंग होगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में है। तो इस e⁻² के कारण तो इंक्रीज होगा और इसके कारण डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल हाई एनर्जी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी e⁻² एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e/kT। यानी एनर्जी के साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज होगी। यहाँ से पहले फैक्टर से तो इंक्रीज होगी और दूसरे फैक्टर से डिक्रीज। तो ओवरऑल हम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कह सकते हैं, बट एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा और हाई एनर्जी के ऊपर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो अगेन हम यहाँ पर सिमिलर एक्सप्रेशन पे जा रहे हैं
कि अगर हमारा वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ भी हम बात करते हैं बहुत हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, वैसे ही बहुत हायर एनर्जी के पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो ये बेसिक हमने यहाँ पर 2-3 रिजल्ट्स की बात करी जो सीधे से डिड्यूस होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, सॉरी मैक्सिमम प्रोबेबल, जैसे स्पीड निकाली थी वैसे मैक्सिमम प्रोबेबल एनर्जी क्या है, यानी अणुओं की सबसे ज़्यादा संभावित ऊर्जा क्या है। तो अगर हमें सबसे संभावित अधिकतम ऊर्जा का मान याद करना है तो गणित के हिसाब से हम जानते हैं कि इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए और सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, तो वो जो ऊर्जा का मान आएगा वो अधिकतम मान होगा। तो इस आधार पर अगर हम इसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन में लिख दिया डेल अपॉन डेल ई, ये पूरा ऊर्जा फलन लिख दिया 2/5 की पावर हाफ 1/kT e की पावर हाफ e की पावर माइनस e/kT। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये हमने अलग हटा दी क्योंकि वो 0 हो नहीं सकती। जब मैं डिफरेंशिएशन इसका करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल अपने आप में एक रह जाएगा, e की पावर हाफ बचेगी और माइनस 1/kT इसका मल्टीपल। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस e/kT फिर होगा, जो मैंने कांस्टेंट लेके बाहर हटा दिया है, तो डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर हाफ का, दैट इज माइनस होके 1/2 e की पावर हाफ हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी हाफ kT, यानी किसी भी पार्टिकल की जो मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी है या अधिकतम संभाव्य ऊर्जा है वो उच्चतम ऊर्जा हाफ kT के इक्वल होगी। किसी भी पार्टिकल की ऊर्जा किसी भी दिए हुए ताप पर अधिकतम ऊर्जा हाफ kT के इक्वल होगी। और जब ये हाफ kT है तो इसके संगत अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, देखिए एक चीज हमने निकाली, यहाँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर ले कि हमने पहले निकाला है कि अधिकतम ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसके डिफ्रेंशिएशन से हमें पता चलता है कि अधिकतम संभाव्य ऊर्जा जो है वो E = ½ kT होगी, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा की संभावना 1/2 kT की है। अब इसके संगत प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नेचुरली इस एक्सप्रेशन में मैं E का मान ½ kT रख देता हूँ, तो E का मान ½ kT जैसे ही मैं रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/π e की पावर ½ kT। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि अधिकतम प्रायिकता का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अधिकतम प्रायिकता का एक्सप्रेशन होगा 2/π e, ये एक्सपोनेंट है की पावर ½ kT। तो इस तरह से हमने अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान ज्ञात किया, अधिकतम संभाव्य प्रायिकता का मान ज्ञात किया। इन सारे रिजल्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जैसे ही ताप बढ़ता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ताप बढ़ेगा चाल बढ़ेगी, क्योंकि हम आरएमएस चाल की बात करें या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें वो बढ़ेगी, चाल बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा की प्रायिकता भी बढ़ेगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है ताप। जितने भी रिजल्ट्स हैं उनसे स्पष्ट है कि जो गैस के अणु हैं उनकी स्थानांतरण गति मूलतः केवल ताप पर निर्भर करती है। इसी श्रृंखला में हम इस लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे जो अणु है उसकी अधिकतम ऊर्जा क्या है। अब अगर हम माध्य गतिज ऊर्जा की बात करें तो माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का वही तरीका है कि हमने एनर्जी और पी को मल्टीप्लाई किया, इनफाइनाइट इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा 3/2 kT। 3/2 kT। आप चाहें तो देखिए मान रख के देख सकते हैं, PV है, P का मान रख दिया मैंने ये वाला, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3/2 e माइनस e/kT। ये जो स्टैंडर्ड बीटा इंटीग्रल्स हैं उनसे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा E = 3/2 kT। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे गैस के अणु हैं उनकी औसत ऊर्जा 3/2 kT होगी, ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये औसत ऊर्जा ले ली, तो इसका मतलब अगर हमारे पास, देखिए हमारे पास गैस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी संख्या में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं।
आपको पता है 1 मोल में 10⁻23 की कोटि के अणु होते हैं, तो आप अंदाज देख सकते हैं कि हमारे पास अणुओं की संख्या बहुत है। ये स्पष्ट है कि उनमें कुछ की ऊर्जा बहुत कम है और कुछ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। कोई अधिकतम संभाव्य पे है, कोई कम पे है और कोई का ज़्यादा पे है। तो औसत कितना आएगा? तो औसत का जब मान ज्ञात करते हैं तो वो औसत का मान आ रहा है 3/2 kT। यानी अगर हमारे पास 10⁻23 अणु है तो उन सब अणुओं की औसत ऊर्जा निकालते हैं तो प्रति अणु 3/2 kT आएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके चले कि हर अणु की 3/2 kT नहीं है, किसी की 3/2 kT से और भी ज़्यादा है, किसी की kT/2 भी है, किसी की kT/2 से और कम शून्य की तरफ भी है, शून्य तो नहीं होगी, किसी की kT भी है। लेकिन सभी अणुओं की कुल ऊर्जा का योग करके कुल अणुओं की संख्या से भाग दे तो औसत ऊर्जा 3/2 kT आती है, जबकि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी kT/2 है। इस बात को डिफ्रेंशिएट कर लें कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी kT/2 आ रही है और जबकि एवरेज 3/2 kT आ रही है। कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जब हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली थी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी तो उससे एवरेज और आरएमएस के मान ज़्यादा थे। तो मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा का मतलब ये अभिप्राय है कि हमारे जो अणु है वो किस तरफ ज़्यादा है, अधिक ऊर्जा वाले अणु भी बहुत हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस तरह से इस लेसन के इन जो 4 लेक्चर्स हैं इनके अंदर हमने बेसिकली मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट किया है। आगे की क्लासेस के अंदर हम इसके सबसे पहले इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी कि ये जो ऊर्जा है 3/2 kT अगर हमने निकाली ट्रांसलेशन में तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक कंसेप्ट आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आएगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये दोनों करेंगे और इनके बाद इसके एप्लीकेशंस को उसके आगे की क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।